हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स न्यूरॉन। ऐसे टॉपिक्स है जो हर बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। आपका जो सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसमें 15 यूनिट है। हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी और साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, एड्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। साथ में साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि सारे टॉपिक्स लेके बैठ जाते हैं, 3-4 बुक लेके बैठ जाते हैं और उनमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको एग्जाम पास करने के लिए 3-4 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस है, अगर आप उसे डिटेल में कवर कर लेते हो और प्रैक्टिस सेट कर लेते हो, इतना एनफ है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफ़ाई हो जाएगा, अगर आप ईमानदारी से उतना मेहनत करने के लिए रेडी हो तो। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि न्यूरॉन का परिभाषा क्या होता है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के मूलभूत सृजनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, जो कि आपका कम्युनिकेशन होता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि न्यूरॉन का जो मुख्य रूप से 3 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। इसकी संरचना, पहला आपका सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा आपका एक्सॉन। सेल बॉडी होता क्या है? तो ये एक सोमा या आप उसे सेल बॉडी बोलते हो, जिसमें आपका न्यूक्लियस और अन्य कोशिकाएँ इसमें भाग होते हैं। डेंड्राइट्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, जो कि ये शाखाओं की तरह होते हैं और अन्य न्यूरॉन्स की तरह संकेत को ग्रहण करते हैं, ठीक है? याद रखना, जो डेंड्राइट्स होते हैं उस सं आपको कम्युनिकेशन को ग्रहण करते हैं, ना कि ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। तीसरा पॉइंट है एक्सॉन, जो कि एक लंबी संरचना होती है जो कि संकेतों को आगे संचित करती है। इनके प्रकार कौन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, न्यूरॉन की उनकी संरचना के कार्य के आधार पर 3 मुख्य श्रेणी बाँटा जाता है। पहला सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा आपका इंट्रोन्यूरॉन। हर एक पॉइंट को पढ़ने लगूँ तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको बताते चलूँगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको साइकोलॉजी का जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है, जिसे आप 500 में ले सकते हो, उसमें इस पीडीएफ को वीडियो कंप्लीट होने के बाद वीडियो में शेयर कर दूँगा पीडीएफ के साथ, जहाँ पे आप डाउनलोड करके और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते चलूँगा, जैसे कि तंत्रिका संचार, जिसे आप न्यूट्रल ट्रांसमिशन बोलते हो, जो कि न्यूरॉन्स के बीच सूचना का संचार विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल के बारे में। अगला पॉइंट है, न्यूरॉन्स की जो झिल्ली होती है, उनका कार्य जो विभाव होता है वो बनता है। संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक रिस्पॉन्स के माध्यम से पहुंचता है। ये सवाल पूछा गया था कि जो एक न्यूरॉन होते हैं, वो अपना कम्युनिकेशन, जो उनका ट्रांसमिशन होता है, किस माध्यम से पहुंचाते हैं? तो याद रखिएगा, सिंपेस के माध्यम से एक जगह से दूसरे न्यूरॉन तक माध्यम से इनको पहुंचाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है? तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन-कौन से होते हैं? तो नाम याद रखिएगा, डोपामिन का, सेरोटोनिन का और एसिटाइलकोलाइन का, ठीक है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है मायलिन शीथ, जो कि एक फैती परत होती है, जो कुछ न्यूरॉन्स के एक्सन को बढ़ा ढकती है और संकेतों को, जो उनकी गति होती है, उनको बढ़ाती है। अगला पॉइंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि आपके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की वो क्षमता होती है जिससे नए न्यूरल कनेक्शन से बना होता है। ये सीखने और स्मृति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है सिनेप्टिक संचार, जो कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन किसी अन्य न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है और यह स्थान सिनपेट्स कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर इस प्रक्रिया में संकेत भेजने का काम करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूरॉन के डिसऑर्डर कौन-कौन से होते हैं। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है
कि डिसऑर्डर क्या होते हैं न्यूरॉन्स के। तो याद रखिएगा पहला जो डिसऑर्डर होता है वो होता है आपका पार्किंसंस रोग, जो कि एक डोपामाइन की कमी से होता है। अगर आपके अंदर डोपामाइन की कमी है, तो आप पार्किंसंस का रोग आपको हो सकता है। अगला जो डिजीज़ है वो है आपका अल्जाइमर, जो कि न्यूरॉन की क्षय से जुड़ा एक स्मृति विकार होता है आपके मेमोरी से रिलेटेड। थर्ड डिसऑर्डर है मल्टीपल, ठीक है? जो कि मायलिन शीथ के चरण में न्यूरल सिग्नल द्वारा बाधित होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है और मैंने इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा मैंने आपको बता भी दिया है कि पीडीएफ जो है आपका साइकोलॉजी का जो ग्रुप है उसमें आपको पोस्ट कर दूँगा, जाकर आप डाउनलोड करके इसे कंप्लीट आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन लाया जा रहा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, न्यूरॉन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन-सी होती है? और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सॉन, सोम, न्यूरोट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी इकाई पूछा है, याद रखना। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। सोम आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, मैंने स्टार्टिंग जब वन लाइनर फैक्ट बता रहा था, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि जो सोम होता है या सेल बॉडी बोलो, न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, जिसमें न्यूक्लियस जिसे आप नाभिक बोलते हो, अन्य कोशिकाओं द्वारा घटक होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन की वो संरचना जो संकेतों को अन्य न्यूरॉन्स तक पहुंचाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको हेडलाइट किया था कि इस पॉइंट को याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन-सा ऐसा न्यूरॉन है जो संरचना जो संकेतों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, सिम्पस कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन। याद रखना, एक्सॉन एक लंबा पतला परिप्रेक्षण होता है जो विद्युत संकेतों द्वारा अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचता है। इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि न्यूरॉन्स के बीच संचार किसके माध्यम से होता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक या इनसे एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना कि न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन कैसे होता है एक दूसरे से। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि जो न्यूरॉन्स का विद्युत संकेत है और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है वो न्यूरॉन जो मस्तिष्क में मांसपेशियों तक संकेत भेजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटर न्यूरॉन। याद रखना, मोटर न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का शरीर का मांसपेशियों का संकेत भेजने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि न्यूरॉन्स के बीच सूचना संचार का स्थान क्या कहलाता है? व्हाट इज द साइट कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स कॉल्ड? पहला ऑप्शन डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनपेस, न्यूरोट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं। जो टॉप 30 क्वेश्चन मैं आज लेकर जो आया हूँ, याद रखना, ये टॉप 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन जो अदर स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। सिनपेस आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिनपेस वो स्थान होता है
जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं और संकेतों का आदान और प्रदान करते हैं, जो कि रासायनिक, न्यूरोट्रांसमीटर और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स के बीच हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत का प्रसार किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके प्रसार से होता है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन न्यूरोट्रांसमीटर, एक्शन पोटेंशियल, माइलिन शीथ, डेंड्राइट या एक से अधिक। तो सबका आंसर अभी तक सब कोई गलत आंसर टेक आउट कर रहे हैं। याद रखना क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्शन पोटेंशियल। होता क्या है? तो न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से होता है, जो कि एक्सॉन के माध्यम से इसे प्रेषित किया जाता है। एक्सॉन का नाम याद रखना, जब भी कोई भी न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करना हो, ट्रांसफरिंग करना हो, तो उसमें एक्सॉन का काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो क्वेश्चन बी 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि न्यूरॉन की कौन सी संरचना विद्युत संकेत के तेजी से संचरण में मदद करती है? पहला ऑप्शन माइलिन शीथ, डेंड्राइट, सिनपेस या नोड्स और रेनवियर या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि जो माइलिन शीथ होती है वो विद्युत संकेत के प्रवाह को तेज करने में काफी मदद करता है और नोड्स ऑफ रेनवियर एक्शन पोटेंशियल को सॉलिटरी कंडक्शन को सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल के दौरान कौन सी ऑन न्यूरॉन अंदर प्रवेश करता है? पहला ऑप्शन है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम। याद रखना एक्शन पोटेंशियल के दौरान जो आपका सोडियम आयन होता है, जिसे Na+ लिखते हैं, जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रवेश करता है, जिससे झिल्ली जो होती है आपकी ध्रुवता बदल जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? पहला ऑप्शन सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम क्लोराइड या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है? और इस क्वेश्चन को रट्टा मान लेना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटर्नली न्यूरोट्रांसमीटर? पहला ऑप्शन गावा, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है? माइलिन शीथ का निर्माण कौन करता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक, क्योंकि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, जिसे आप सीएनएस के नाम से जानते हैं, ये जो है आपका सीएनएस और पीएनएस के सस्पेंशन कोशिकाएं से द्वारा आपके माइलिन शीथ बनती है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूरॉन्स की मरम्मत और पोषण में कौन सी ग्लियल कोशिकाएं मदद करती हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूरॉन्स की मरम्मत और पोषण में कौन-सी ग्लियल कोशिकाएँ मदद करती हैं? 3 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्ट्रोसाइट्स, जो कि एक एस्ट्रोसाइट न्यूरॉन की पोषण और उसकी संरचनात्मक में काफ़ी मदद करती है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स में रेस्टिंग पोटेंशियल बनाए रखने के लिए कौन सा पंप कार्य करता है? पहला ऑप्शन सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम क्लोराइड, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपके न्यूरॉन्स के अंदर और बाहर सोडियम पोटेशियम आयनों को संतर स्तर को संतुलित करने का कार्य करता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स का कौन सा भाग विद्युत संकेत को तेजी से प्रसारित करने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है माइलिन शीथ, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नोड्स ऑफ रेनवियर या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक, क्योंकि जो माइलिन शीथ होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर दोनों ही विद्युत संकेत में तेजी करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन द अबव होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ये चाहे आप यूपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट करते हैं। साथ में आपका जो भी फ्री पीडीएफ होता है, टेस्ट सीरीज होता है, सबका लिंक इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स में रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू सामान्यतः कितनी होती है? +70, -55, -70 या 0 एमबी या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, -70 एमबी, जो कि एक न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेट में झिल्ली की विद्युत विभव सामान्यतः -70 एमबी होती है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा बनाए रखी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल कब उत्पन्न होता है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे बताइए कि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल कब उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जब न्यूरॉन का झिल्ली विवो जो होता है -55 एमबी तक पहुंचता है, तब आपका न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इसको लेकर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप रट्टा जरूर मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से आपके डिप्रेशन से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट या गाबा या एक से अधिक। जो आपका डिप्रेशन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उससे जुड़ा होता है? तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरोटीन, जो कि आपके मूड डिसऑर्डर से जुड़ा होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में डिपोलाइजेशन के दौरान कौन सा आयन बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम क्लोराइड या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटासियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य अवरोधक होता है? गाबा, ग्लूटामेट, डोपामिन, सेरोटोनिन या एक से अधिक। देखो, क्वेश्चन आप आंसर तभी याद कर पाओगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। इसलिए हमने आपको यूट्यूब पे जो वीडियो चलता है, इसका पीडीएफ आपको देते हैं ग्रुप में, क्योंकि आप इसे प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में जो आपका टेस्ट सीरीज होता है, जो अभी आपका एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने क्लास 11 का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और आपका 1 से 2 चैप्टर बचा है क्लास 11 का। उसे कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी क्लास 12 का हर एक चैप्टर को टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका सिलेबस है, जो हम टॉपिक वाइज आपको वीडियो करा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसे आप बेटर तैयारी कर पाएँ। टॉपिक वाइज खत्म होने के बाद टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे, तो आपको प्रैक्टिस सेट देंगे जो आपका मिक्स होगा।
मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं आज के टाइम पे, जो भी मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको सिर्फ़ प्रैक्टिस सेट चाहिए। उन्हें बस प्रैक्टिस सेट चाहिए। प्रैक्टिस सेट गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन कवर करते नहीं हैं और वो बैठ जाते हैं प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन होते हैं। जब आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप मुझे बताओ, आप प्रैक्टिस सेट कैसे कंप्लीट कर सकते हो? कैसे प्रैक्टिस सेट आप बना सकते हो? प्रैक्टिस सेट तब बनाते हैं, जब आप टॉपिक वाइज़ हर एक टॉपिक को कंप्लीट कवर कर चुके हो। प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक टॉपिक्स मिक्स क्वेश्चन होते हैं। जब आपका टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो आप प्रैक्टिस सेट जब आप बनाओगे, तो सिर्फ़ आप आंसर देखकर रट्टा मारोगे। उससे आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा, लिख के रख लो। कल ही मेरे पास ऐसे कॉल आए थे जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि आप टॉपिक वाइज़ कवर कर चुके हो? उनका कोई भी अभी तक आइडिया नहीं है साइकोलॉजी में क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, लेकिन बस उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए। ऐसा अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, लिख के रख लेना, कभी भी एग्ज़ाम में पास नहीं होगे। सबसे पहले सिलेबस है, सिलेबस को ध्यान से देखो, उसे हर एक टॉपिक को पहले कवर करो, चाहे किसी भी तरह कवर करो, यूट्यूब पे सर्च मारो, गूगल करो। आप हर एक देखो, पढ़ने वाला कैसे भी पढ़ सकता है, लेकिन गलत तरीके से पढ़ोगे कभी पास नहीं करोगे। प्रैक्टिस सेट तब मारना जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका हो। तभी जाकर आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस सेट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन आज के टाइम हर इंसान को बस प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट हो गया, एग्ज़ाम की तैयारी हो गई। रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी हुई थी। इसलिए सीरियस होकर पढ़ो, हर एक टॉपिक से पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मैं खुद दूँगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसे आप आराम से अगर उतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के माध्यम से चलोगे आसानी से कर पाओगे, जल्दबाज़ी करोगे कि मुझे बस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना है, एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाऊँगा। बाय लक 100 लोगों में से 2 लोग का हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि किसी का नहीं होता, 2 लोग का हो जाता है, लेकिन वो किस्मत के भरोसे होता है। बाय आप मेहनत, बाय हार्ड वर्क आप नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सोच रहे हो, आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा, बहुत माइनर चांस है, किस्मत के भरोसे ही होगा। इसलिए जो आपको पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद आपका सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसे कंप्लीट करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो, जो हम कर रहे हैं। कंप्लीट आपका टॉपिक वाइज़ जब खत्म हो जाएगा, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, उसके बाद टॉपिक वाइज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 80 और 100 नंबर का। तो बस आप पैशेंस रखो और लगातार आप पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि बस 1 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन आराम कर रहे हो, ऐसा गलती मत करना। लगातार डेली कम से कम 20-30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके पास टाइम है, चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, चाहे आप वर्किंग में हो, कम से कम लगातार पढ़ने का हैबिट बनाओ। अगर लगातार हैबिट रहेगा पढ़ने का, तो आप अच्छा कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बस आज 1 घंटा पढ़ा, 4 दिन आराम किया, फिर 3 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा आपसे। लगातार आधा घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। कंटिन्यू पढ़ोगे, आपको हैबिट बनी रहेगी पढ़ने के लिए और अच्छा कर पाओगे। तो आपको कंटिन्यूटी और पैशेंस होना आपके अंदर काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? तो जो आपके अंदर होना चाहिए। तो कुछ ये सब गलती करते हैं, जो मैंने भी अपने लाइफ़ में गलती की हुई है, जिस वजह से मैंने बहुत पेपर क्वालीफाई नहीं किए थे। तो जैसे-जैसे आप बड़े होगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया। डिपेंड करता है कि आप किस रूल को फ़ॉलो करते हो, जो कौन-सा रूल आप पे सूट करता है। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका था, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ऐसा गलती आप मत करना, कहीं से भी पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता, आप मुझसे पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो। बस सबसे पहले आपका एनसीईआरटी कंप्लीट ज़रूर करना और सिलेबस है, उसे कंप्लीट करने के बाद ही कुछ करना। अगर ये 2 कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप भगवान के भरोसे चलोगे, इसका मैं दावा से कह सकता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गाबा, ठीक है? गाबा जो होता है एक मुख्य अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि न्यूरॉन को अधिक सक्रियता से रोकता है। अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसको रोकने का काम करता है गाबा, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन्स के बीच संदेशों के संचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन को याद भी रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमिशन। जब एक जगह से दूसरी जगह संचार हो, कम्युनिकेशन हो, उसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमिशन, ठीक है? आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का कौन-सा भाग मुख्य रूप से न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ता है? डेंड्राइट, एक्सोन, सिनेप्टिक बटन, मायलिन शीथ या इन एक से अधिक? मतलब
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कौन करता है? आपसे ये पूछा जा रहा है इन सिंपल लैंग्वेज। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिनेप्टिक बटन, जो कि आपको न्यूरॉन को न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करने का कार्य करता है और अगले न्यूरॉन तक पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अवस्था में न्यूरॉन अगली उत्तेजना के लिए तैयार नहीं होता? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन न्यूरॉन में कौन सा प्रकार मांसपेशियों को संकेत तक भेजता है? पहला ऑप्शन मोटर न्यूरॉन, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, मिरर न्यूरॉन या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मोटर न्यूरॉन, जो कि आपके मांसपेशियों और ग्रंथियों को संकेत भेजने का काम करता है, जिससे गति जो होते हैं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन में एक्ससिटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन का संतुलन बनाए रखने के किससे प्रभावित होता है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना जो आपका नींद है, जो आपका बोल सकते हो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव स्किल होता है, जो आपका इमोशन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा एक्साइटरी और इन्हिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि न्यूरॉन में मौजूद कौन सा आयन चैनल एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत से खुलता है? Which ion channel in neurons open first during an action potential? पहला ऑप्शन पोटेशियम चैनल, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम चैनल। अगला क्वेश्चन है माइलिन शीथ का मुख्य कार्य क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मैं अभी तक माइलिन शीथ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता चुका हूँ, जिसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। माइलिन शीथ कार्य क्या करता है? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संकेतों को तेजी से संचार करना का कार्य होता है माइलिन शीथ का, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसंस रोग से जुड़ा है? डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉर्पेनेफ्रिन, ग्लूटामेट या एक से अधिक। तो मैंने आपको न्यूरोट्रांसमीटर डिसऑर्डर के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तीन तरह के डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें पहला नाम था डोपामिन, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर स्मृति और सीखने में सबसे अधिक जुड़ा होता है? जो आपका मेमोरी होता है, जो आपका लर्निंग होता है, उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इससे अधिक लिंक होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, ऑप्शन बी है एसिटाइलकोलाइन, ऑप्शन सी डोपामिन या गाबा या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखना, जो आपका हिप्पोकैम्पस होता है ना, जो आप याद रखने का कार्य करता है हिप्पोकैम्पस, जो आपका जन्म होता है, उस टाइम आपके अंदर हिप्पोकैम्पस होता नहीं है। जब जन्म होने के बाद जैसे-जैसे आप थोड़ा-थोड़ा बड़े होते हो, उसके अंदर आपके हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है। हिप्पोकैम्पस आपकी मेमोरी को याद करने में कार्य करता है और हिप्पोकैम्पस किसकी वजह से होता है? तो ऐसा ग्लाइकोलाइन की वजह से होता है, उसमें हिप्पोकैम्पस जो होता है वो कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे-जैसे आप बूढ़े होगे आपका हिप्पोकैम्पस आपका खत्म होते जाएगा और आपने देखा होगा अक्सर बुढ़ापे में लोग भूलने लगते हैं और बचपन की बात आपको याद इसलिए नहीं रहती क्योंकि बचपन में आपका हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। इस वजह से आप अगर 1 साल, 2 साल अपनी मेमोरी बचपन की बातें याद करने की कोशिश करते हो, आपको याद नहीं आती क्योंकि आपके अंदर हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि एडीएच का न्यूरॉन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो
और मुझे बताइए कि ईडीएच का न्यूरॉन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा भाग मुख्य रूप से भावनाओं को और डिसीजन लेने का जिम्मेदार है। जो आपका इमोशन है और आपका डिसीजन मेकिंग, इसको लेकर कौन सा जिम्मेदार है आपको ये बताना है। हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम, एमिगडाला, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना और आपको याद भी होना चाहिए जो आप डिसीजन लेते हो, जो अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हो, किस वजह से करते हो, इसका कार्य कौन करता है, ज़िम्मेदार कौन होता है, आपको पता भी होना चाहिए। जो कि मैक्सिमम बच्चे अभी भी गलत आंसर टिक आउट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मुझे बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक पे डिपेंड करता है कि आपके लिए और कितनी कंटेंट लाया जाए। क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो, हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। हर टाइम कुछ नया करने के प्रयास करते हैं, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाइए अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो पेपर क्वालीफाई किया होता है, उसको आइडिया होता है कैसे पेपर को रेडी करना है, कैसे आपको कंटेंट दिया जाए जिससे आप बेटर तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देखते हो उतने लाइक वीडियो पे होने चाहिए, जिससे आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम ला सकें। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आपको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है और कितनी आपको मेहनत करनी है। आज के वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए थे, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाएँ। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ 500 में जितना पैसा डेली खर्च करते हो, उतने पैसे में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है 150 मार्क्स का, जिसमें आपका सब कुछ होगा सिलेबस अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको ए टू जेड हर एक चीज़ मिल रहा है, सिर्फ़ 500 में। तो अगर आप इसे जॉइन करना चाहते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।